से डिस्टर्बेंस आ गया जो किया था, रिपीटेशन की उपमा दी गई है। इट इज अ मल ऑफ अस्थि धातु बेसिकली। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग नॉमिनिक्लेचर दिखाई देते हैं। जैसे कि स्काल्प में हम केश, कुंथल, शिरोरूह। बॉडी पर अगर बाल होते हैं तो उसको हम रोम, लोम या रोमराजी कहते हैं। आई लैशेस पे होते हैं तो उसको हम पक्ष्म कहते हैं। मुस्टैच पे होते हैं तो श्मश्रु। आईब्रो पे होती हो तो ब्रूह। और जेनाइटेला और आर्म पीट पे होते हैं तो व्यंजनन या व्यंजनन। आचार्य, जैसे कि हेयर काउंट आचार्य जी ने अलग अलग बताए हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने इसका वर्णन असंख्य किया है, बट आचार्य चरक जी ने इसकी संख्या बताई है 29,956। मेरे हिसाब से ये हेयर फॉलिकल की संख्या होगी। इसके पश्चात हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर पे। जैसे आप लोग जानते ही हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर क्या होता है। ये ब्यूटी और पर्सनैलिटी के एक मापक कहा जाता है। इसके पश्चात हेयर ये बैरोमीटर भी है, अपने हेल्थ का एक बैरोमीटर भी है। एक फॉरेंसिक स्टडीज या फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स में बालों का काफ़ी सारा महत्व है। जैसे कि आप अलग अलग फिल्मों में देखते हैं कि एक बाल से हम कितने सारी गुत्थियाँ पहचान लेते हैं। उसके पश्चात इसका एक इम्पोर्टेंस ये भी है, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव शील्ड। बेसिकली थर्मो रेगुलेशन और सनलाइट प्रोटेक्शन हम इसके बारे में कहेंगे। बालों के 3 लाइफ साइकिल आप लोग जानते होंगे। जैसे कि बालों की एक तरुणावस्था होती है जिसको हम मॉडर्न एस्पेक्ट में एनाजेन फेज कहेंगे। उसके पश्चात 2 अलग फेज होती है जिसको हम कहेंगे कैटाजेन एंड टेलोजेन फेज। पहला फेज आता है एनाजेन, जो कि 80 या 90% के करीब हमारे शरीर में रहता है। उसके पश्चात जो आता है कैटाजेन और टेलोजेन फेज, जिसको हम रेस्टिंग फेज और फॉलिंग फेज भी कहते हैं, जिनकी बालों की पूरी लाइफ 3 से 4 साल की पाई जाती है। उसके पश्चात हेयर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे पहला है रूट एंड द स्टेम। जो रूट है, बालों का जो रूट है उसको हम हेयर फॉलिकल के बारे में कहेंगे। और जो स्टेम है उसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके पश्चात अलग अलग अपीयरेंस बालों के पाए जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेट है, कर्ली हेयर्स है, कंकी हेयर्स है। बहुत सारे अलग अलग खंड में अलग अलग प्रकार के बाल आप जानते होंगे या देखे भी होंगे। कलर के बेसिस पे हम कहेंगे तो किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के लाइट ब्राउन होते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे हेयर डिसऑर्डर और उसके बारे में। पहले हम मॉडर्न एस्पेक्ट लेते हैं, उसके बाद हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स पे आते हैं। हेयर डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर आता है जिसको हम कहेंगे डिफ्यूज्ड हेयर लॉस। डिफ्यूज हेयर लॉस में बेसिकली क्या होता है, एक्सेसिव हेयर लॉस फ्रॉम ऑल ओवर द स्काल्प, जिसको हम कहेंगे डिफ्यूज हेयर लॉस। इसी को हम एलोपेशिया डिफ्यूजा भी कहते हैं। इसका कोई एक पैटर्न नहीं होता। जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, कोई मेल पैटर्न में एक टिपिकल पैटर्न आता है, एम पैटर्न, ओ पैटर्न। ऐसे डिफ्यूज हेयर लॉस में कोई पैटर्न नहीं आता, ऑल ओवर द स्काल्प ये चला जाता है। इसके पश्चात माना इसका मेन कॉज क्या है कि बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल और इंटरनल इम्बैलेंस। इसके पश्चात और भी बहुत सारे कारण इसमें बताए गए हैं मॉडर्न में, जैसे पुअर हेयर मेंटेनेंस,
स्काल्प का और हेयर का पुअर हेयर मेंटेनेंस, ईटिंग हैबिट्स, माल न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी है, डिफरेंट डिसीजेस हैं, एनीमिया है, सर्जरी है, डाइटेट, बहुत लोग डाइटेटिंग बहुत करते हैं तो वो एक रीज़न है। कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में हमें डिफ्यूज हेयर लॉस पता चलता है। एक्सेसिव यूज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स, इसके कारण भी कभी कभी डिफ्यूज हेयर लॉस हमें दिखता है। इसके पश्चात हमारा दूसरा एक एस्पेक्ट मैं आपसे शेयर करूंगा जो होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस। मेल पैटर्न बाल्डनेस में बेसिकली हम मेल पैटर्न बाल्डनेस को एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका भी कहेंगे। ये एक प्रकार का प्रॉब्लम आप कहेंगे, ये जेनेटिकली भी है कभी कभी। मैं आपके साथ एक बात शेयर करते हुए बहुत मुझे खुशी होती है। माना जो फीमेल्स है उससे ज़्यादा अगर बाल्डनेस पाया जाता है तो वो पुरुषों में पाया जाता है, ऐसे बेसिकली कहते हैं। इसका रीज़न मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। बेसिकली इस प्रॉब्लम में मेल पैटर्न बाल्डनेस में जो हेयर रूट्स होते हैं वो ग्रेजुअली श्रिंक होकर थिनिंग स्टार्ट होता है और शेड ऑफ होने लगते हैं। ये पैटर्न का मेन कॉज ये है जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगता है, इसीलिए ये मेल पैटर्न बाल्डनेस अधिकतर पाया जाता है। बेसिकली इसमें जो एंजाइम मॉडर्न वालों ने कहा है उसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, जिसके कारण हेयर फॉलिकल डैमेज होने लगते हैं। पुरुषों में अलग अलग टाइप पाए जाते हैं, जैसे कि यम पैटर्न बाल्डनेस, पीछे ओ पैटर्न बाल्डनेस या O+M पैटर्न बाल्डनेस। इसके पश्चात हम आते हैं नेक्स्ट डिसीज पे जिसको हम कहेंगे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। पहले मैं आपको सारी डिसीज के अवगत कराऊंगा, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में बेसिकली दोनों हार्मोन फीमेल्स में पाए जाते हैं। पहला है एंड्रोजन और दूसरा ईस्ट्रोजन। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में फीमेल की ज़्यादा रहती है तो उनका एक निगेटिव असर या इफेक्ट एंड्रोजन हार्मोन पे रहता है, और जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है एंड्रोजन का प्रभाव बढ़ जाता है और फीमेल की जो बाल की थिनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली मेनार्की, पोस्ट प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसके जो कॉजेस हैं पीसीओडी, हाइपरथायरॉयडिज्म, मेनोपॉज, डिफरेंट टाइप्स है। बेसिकली बीच में से महिलाओं के बाल ज़्यादा जाने लगते हैं, थिनिंग होने लगती है। इसके पश्चात है तीसरा, चौथा हम जो डिसऑर्डर पे जाना चाहते हैं वो है एलोपेशिया। बेसिकली एलोपेशिया जो टर्म मॉडर्न में यूज होती है वो पैची हेयर लॉस के लिए होती है। इन एलोपेशिया हेयर लॉस सीन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जनरली हेड पे पाया जाता है, जिसको हम पैची हेयर लॉस भी कहेंगे। According to modern science, there are 2 types of alopecia, that is non-scaring and scaring. Non-scaring में बेसिकली क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल होते हैं इसका रिवर्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो डैमेज्ड हेयर लॉस है वो कम रहता है और जो हेयर फॉलिकल्स रिवर्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। सॉरी। स्कैरिंग एलोपेशिया में क्या होता है, जहां पे परमानेंट हेयर फॉलिकल डैमेज दिखाई देता है। इसके पश्चात हमारे पास 3 और भी प्रकार मॉडर्न में पाए जाते हैं, जैसे एलोपेशिया एरियाटा, माना जो ओवल शेप में रहता है, गोल शेप में रहता है, जो पुरानी 1 रुपीज़ की गिन्नी आती है, इस एंगल में हम कहते हैं कि एलोपेशिया एरियाटा दिखाई देता है। उसके पश्चात है एलोपेशिया टोटलिस, जिसमें हम पूरा
एलोपेशिया माना अलग अलग जगहों पे पूरे स्काल्प पे दिखाई देता है, टोटलिस। इसके पश्चात है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। यूनिवर्सैलिस में पूरे बॉडी के जो भी बाल हैं वो भी जाने लगते हैं, जिसको हम कहेंगे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। इसके पश्चात अगला डिसीज डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है। प्रीमैच्योर मीन्स उम्र के पहले बाल सफेद होना। फिर आप पूछेंगे कितने साल के पहले बाल सफेद होना, तो आइडियली जो मॉडर्न की डेफिनेशन है वो ये है कि प्रीमैच्योर ग्रेइंग मीन्स ग्रेइंग बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स, जिसको हम प्रीमैच्योर ग्रेइंग कहेंगे। बेसिकली बढ़ती उम्र के साथ हमारा कलर, बालों का कलर ये सफेद होने लगता है या ग्रे होने लगता है बेसिकली। इसके रीजन क्या होते हैं अगर आप पूछेंगे, तो जो हेयर रूट है, हेयर रूट में जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं मेलानिन। और मेलानिन की वजह से हमारे बालों का जो कलर होता है वो ब्लैक रहता है। मेलानोसाइट्स धीरे धीरे अगर डीएक्टिव होने लगे तो हमारे जो बाल है वो कम उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं या टर्न इनटू द ग्रे। इसके पश्चात हमारे पास दूसरा डिसीज है डैंड्रफ, जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है और महिलाओं में तो बहुत ही कॉमन ये पाई जाती है, जिसमें द शेडिंग ऑफ डेड स्किन, हम इसको बेसिकली क्या कहेंगे, शेडिंग ऑफ द डेड स्किन्स फ्रॉम द स्काल्प, इसको ही हम एक डैंड्रफ कहते हैं। इट इज अ विजिबल फ्लैकिंग ऑफ द स्काल्प, जहां पे हम इजीली उसको फ्लैकिंग जो दिखती है सफेद सफेद जिसको बोलते हैं उसको हम फ्लैकिंग ऑफ द स्काल्प कहेंगे। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आप सोचते होंगे कि डैंड्रफ का कॉज क्या होता होगा, तो मॉडर्न के एस्पेक्ट्स में डिफरेंट हेयर स्प्रे, जेल, हेयर क्लोनिंग, हॉट एयरवेज, कोल्ड एयरवेज में हॉट एयर ड्रायर्स का ज़्यादा उपयोग करना, कोल्ड वेदर्स, टाइट फ्लिटिंग जो हैट्स होते हैं, हाइजीन अगर प्रॉपर नहीं होती तो डैंड्रफ का चांस ज़्यादा रहता है। इसके पश्चात है ट्राइकोटोमेनिया। ट्राइकोटोमेनिया इज अ सेल्फ इंड्यूस्ड हेयर लॉस, सेल्फ इंड्यूस्ड। इसमें क्या करते हैं बेसिकली लोग, पुलिंग या प्लकिंग, बालों को जाने अनजाने में इमोशनल अगर स्ट्रेस रहता है तो बाल खींचते हैं, खास करके महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली फैक्टर इसका स्ट्रेस रहता है और ऑटोमेटिक एंड फोकस्ड, ऐसे उसके डिफरेंट टाइप्स है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस मीन्स ए डैंड्रफ की अगली अवस्था हम इसको कहेंगे, या फिर इट इज अ स्किन डिसीज बट हेयर को भी ये अफेक्ट करता है। इसके कॉजेस क्या है, तो स्कैली पैचेस है, रेड स्किन है, स्टबबोर्न डैंड्रफ जिसको हम कहेंगे। बेसिकली स्काल्प अलग अलग तरीके से फ्लैक्स प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से डैंड्रफ तो होता ही है बट सीबोरिक मीन्स यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये वर्सन होने की कंडीशन रहती है, जिसमें बेसिकली ईचिंग, रेडनेस, डैंड्रफ तो है ही, तो बेसिकली सिबेशियस जो ग्लैंड होता है इसका हाइपर एक्टिविटी या हाइपर सिक्रीशन सीबोरिक डर्मेटाइटिस के कॉज होता है। इसके पश्चात हम जाएंगे कुछ अनवांटेड हेयर्स, जिसको हम महिलाओं में जो बाल ज़्यादा पाए जाते हैं जिसको हम हिर्सुडिज्म भी कहेंगे। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन ये बालों का प्रमाण जो कहते हैं वो वुमेन्स में बढ़ता है, तो उसको हिर्सुडिज्म माना अनवांटेड हेयर्स बढ़ना कहते हैं। बेसिकली स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ करना भी और अदर मेडिसिन जैसे मिनॉक्सिडिल है उनका भी ज़्यादा यूज़ करना ये कारण हो सकता है। उसके पश्चात अगला डिसीज़ है हम
डिसऑर्डर के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट में आगे आपको लेके जाऊंगा ही। स्प्लिट हेयर जिसको कहेंगे, स्प्लिट हेयर में बेसिकली दो मुँहे बाल जो लास्ट एंडल में आते हैं, बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेस के माध्यम से हम कोम के माध्यम से जो फोर्सफुली टैंगल करते हैं और रिपीटेटिव कोम्बिंग करते हैं, इसका एक कारण स्प्लिट हेयर हो सकता है। दूसरा जो आता है यूज ऑफ कर्लिंग आयंस, जो आयंस महिलाएं यूज करती है या हीट ट्रीटमेंट यूज करती है, उसके वजह से भी कभी कभी स्प्लिट एंड दिख पाते हैं। जो बच्चों में पाए जाते हैं वो हेयर प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं आप पूछेंगे तो क्रेडल कैप और कैनेटाइज नाम का एक डिसीज आता है जो पाया जाता है, जो भारत में भी पाया जाता है और विदेशों में भी ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें बेसिकली जो पेट और एनिमल्स होते हैं इनसे बच्चों को और बच्चों के जो शेयरिंग कोम्स है, ब्रशेस है, हैट्स है, उसके वजह से वो ट्रांसफर हो जाते हैं। सॉरी। इसके पश्चात मैं आपको अभी आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव और मॉडर्न पर्सपेक्टिव दोनों भी बात आपको मैं कहने वाला हूं। मैनेजमेंट में अगर हम देखेंगे, आप अगर पूछेंगे तो मैनेजमेंट के लिए मैंने सोचा है कि एक पूरा अलग ही लेक्चर रखूं, क्योंकि हर कम समय में कि वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो ही आप लोगों के नॉलेज में ये चीज़ जाएगी। तो आज हम थोड़ा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव और उसका मैनेजमेंट डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, कुछ और जो हमने आज डिसीजेस मैंने मॉडर्न डिस्कस की है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल मैनेजमेंट बताऊंगा। एक्चुअली हेयर रिलेटेड डिसऑर्डर इन आयुर्वेदा जो कहा है, खास करके सुश्रुत जी ने, हमारे आचार्य जी ने कहा है, तो वह है दारुणक, जिसको हम डैंड्रफ कहेंगे। दूसरा है इंद्रलुप्त, जिसको हेयर फॉल कहेंगे। तीसरा आता है पालित्य, जिसको हम ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं आयुर्वेद में शूद्र रोग में ये वर्णित है। आचार्य सुश्रुत जी ने निदान स्थान में 13वें अध्याय में 34वें श्लोक में ये कहा है, रोम कुपोनुगत पित्तम वातेन सहित मुच्चितम प्रच्चावयति रोमाण तथा श्लेष्मा च शोणितः। इसका मतलब ये है, पित्त माना एक दोष जो कि एक्यूमुलेशन होता है हेयर फॉलिकल में, और उसी दोष माना पित्त के कारण जो हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट है वो वात के साथ एसोसिएट होने के कारण जो हेयर फॉलिकल है या उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण इंद्रलुप्त, खालित्य और दारुणक जैसे व्याधि निर्माण होते हैं। एक्चुअली मैं जब बहुत सारा इसमें पिछले कई सालों से मैं इस हेयर सेगमेंट में मैं हूँ, तो मैं जब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखता हूँ तो मुझे लगता है आचार्यों, हमारे जो आचार्य है इनकी दूरदृष्टि काफ़ी आजकल के मॉडर्न साइंस को भी आगे लेके जाए, ऐसे बात उन्होंने कही है। इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा। जैसे कि इंद्रलुप्त हम कहेंगे एलोपेशिया, जिसको खालित्य रुज्ज भी कहते हैं। इसमें बेसिकली आप जानना चाहते हैं कि ये किस कारण इसके रीजंस आयुर्वेद में दिखाए गए हैं, तो उसमें है ज़्यादा क्षारीय मेडिसिन, हम जिसको कहेंगे सॉल्टी या एक्सेसिव लवण, तिक्त, उष्ण द्रव्य का अधिक सेवन करना, डस्ट या फ्यूम्स में अधिक समय तक रहना, कीमोथेरेपी, आयरन डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन या सम अदर पैथोलॉजिकल बातें भी उसमें आती है। साथ साथ आज के मॉडर्न साइंस में जो एक्सेसिव यूज ऑफ शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर डाइज है, ये भी एक हैम्पन का कारण हो सकता है। मेन सिम्टम्स क्या होता है लॉस ऑफ हेयर्स? पूरे जैसे हमने डिफ्यूज हेयर लॉस के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे ही इंद्रलुप्त में उन्होंने बताया कि राउंड एंड ओवल शेप का डिफ्यूज हेयर लॉस है या फिर एलोपेशिया एरियाटा है। माना उन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से वहाँ मेंशन कर रखी है। अब आप पूछेंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से है।
बेसिकली आयुर्वेद में इसके मैनेजमेंट के तरीके बहुत सिंपल और आसान हैं। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ इंद्रलुप्त, आप जैसे लोग जानते ही हैं कि निदान परिवर्जनम, आयुर्वेद में पहला तो कहा है जो कारण हम ले रहे हैं जिससे कार्य कारण भाव होता है उसका निदान परिवर्जन, पहले तो निदान परिवर्जन आता है। उसके पश्चात में सिंपल बातें बताता हूं आपको। यूज ऑफ क्रूमिग्न, दैट इज एंटी वर्मीसाइड और एंटी फंगल, जैसे अलग अलग आजकल पहले तो बचपन में हमारी जब हम छोटेपन में हमारे नानी माँ या ये हमें शिकाकाई के पाउडर से बालों का ये करते थे, बाल धोते थे उससे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आजकल बाज़ार में अवेलेबल हैं जिसका वर्णन मैं आगे आपको करूँगा ही हर चीज़ का। उसके पश्चात आता है एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हम समझ लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अस्थि मज्जागत पाचन, बेसिकली दीपन, पाचन और अनुलोमन, क्योंकि जब अस्थि धातु, बेसिकली आप लोगों को ये पता ही होगा हमारे जो बाल है ये अस्थि धातु का मल है। तो हम जो आहार रस लेते हैं उस पे जाठराग्नि और भूताग्नि की प्रक्रिया होकर प्रसाद भाग और किट्ट भाग तैयार होता है। प्रसाद भाग से 3 भाग निर्माण होते हैं, जैसे स्थूल भाग है, सूक्ष्म भाग है, मल भाग है। तो जो मल भाग है, मल भाग से नाखून और बाल, ये दो उसमें से निर्माण होते हैं। जैसे कि इसके लिए हमें अस्थि मज्जागत पाचन करने वाली जो द्रव्य है वो देना पड़ेगा। सॉरी। उसके पश्चात आयुर्वेद में और भी कुछ जैसे वर्णन मैं देख पाता हूं, तो नस्यवित अनुतैलम, शिरोपीचु, शिरोधारा, शिरोबस्ती, विविध लेप हैं, जैसे जो फेमस जो कहा जाता है जिसका गुंजाती लेपन, ठीक है। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आचार्य सुश्रुत जी ने बताई है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। शिरोवेदन, रक्त मोक्षण, शिरोवेदन में हम जो पेशेंट में करते हैं 26 और हाफ निडल लेके जहाँ पे हेयर फॉलिकल का ऐसा लग रहा है कि हमें वो रिवर्स हो सकता है, तो एग्जामिनेशन के बाद हम वो वहाँ पे वेदन कर्म करते हैं। उसके पश्चात कुछ दिन जैसे ही हमें लग रहा है कि यहाँ पे उम्मीद बहुत सारी लगती है, बहुत सारी डिसीजेस भी हमें लगते हैं कि नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया रहता है, तो वहाँ पे हम गुंजादि लेपन, पारिजातक का भी कर सकते हैं। अलग अलग करके हम हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। इसके पश्चात आता है रसायन चिकित्सा, जो आयुर्वेद में बहुत ही प्रचलित है, जिससे इम्यूनिटी बूस्टर भी हम कहेंगे। रसायन चिकित्सा जैसे आंवला है, ठीक है। मुझे एक सवाल ग्रुप में आया है, अस्थि मज्जागत पाचन ड्रग्स के एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे तो बहुत सारे अस्थि मज्जागत मेडिसिन पाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक लैटिन नेम्स ही बताता हूँ। क्रिप्टोमेलाइस बहुचारिका, जिसको अस्थि संहारी भी हम कहेंगे। उसके पास आता है बाम्बू, कुकुटत्वक। उसके पश्चात आता है मुक्ता शुक्ति, आमलकी, अभ्रक, यशोद, गोदंती, मुक्ता, प्रवाल, कुकुटांड त्वक, ये सारे उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। इसके पश्चात भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, अगर कोई जानना चाहते हैं तो वो मेरे पर्सनल फेसबुक आईडी पे भी या बात कर सकते हैं। हम लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अगला चिकित्सा है रसायन चिकित्सा, जो आयुर्वेद में वर्णित कही गई है, और जो लास्टली आता है जो मेंटेन वन टाइप ऑफ हाइजीन। इसके पश्चात चिकित्सा मैनेजमेंट में हम जब जाते हैं आयुर्वेद के, तो पहले तो हमें संप्राप्ति किस तरीके से भंग हो
ये हमें जानना होगा। निदान परिवर्जन के पश्चात शोधन, जिसे मैंने आपको कहा नस्य है, रक्तमोक्षण जैसे लीच थेरेपी है, और शोधन मीन्स विरेचन जैसे कर्म है, क्योंकि पित्त का मेन जो कर्म आता है आयुर्वेद में कहा गया है वो शोधन है। नस्य जो है, आप पूछेंगे तो नस्य किस किस तरीके से हम नस्य कर सकते हैं। बेसिकली खालित्य या इंद्रलुप्त में हम यष्टि मधु तैलम, चंदनाद्य तैलम, अनुतैलम, उसके पश्चात विदराग्नादि तैलम, अलग अलग तेल जो है प्रॉपर नस्य की प्रोसीजर फॉलो करते हुए अगर हम डेली करेंगे। मैंने तो कुछ पेशेंट्स में देखा है कि अनुतैल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, जो हम प्रतिमर्श के नस्य में यूज करते हैं। डेली हम पेशेंट को बोलते हैं कि घर में भी आप यूज करो, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है। आफ्टर 90 days दे गेट दे फीलिंग्स दैट कि उनके बाल बढ़ने लगे या हेयर फॉल रुक गया है। आप लोग जैसे जानते हैं कि नासो ही शीर्षो द्वारम। इसके पश्चात आता है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी में बेसिकली हम प्रच्छान कर्म करते हैं, जिसको हम सूची कर्म भी कहते हैं। 26 और हाफ नीडल का हम यूज करते हुए प्रच्छान कर्म करते हैं। इसके पश्चात हम कुछ प्रलेप, माना आयुर्वेद में जो प्रलेप वर्णित है वो प्रलेप का भी यूज करते हैं। मैं आपको आगे वो बात बताऊंगा जो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। जब मैं पढ़ रहा था तो आचार्य जी ने, और उसके मैंने रिसर्च आर्टिकल्स भी बहुत सारे देखे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो बर्न आइवरी पाउडर होती है, बर्न आइवरी पाउडर और रसांजन, ये गुड क्वालिटी की हो, इसका एक पेस्ट बनाया जाए। अगर वो पेस्ट जहां बाल नहीं है, अगर वहां लगाते हैं, तो आयुर्वेद में कहा गया है आपके पाम और सोल पे भी बाल आ सकते हैं। हालांकि पाम और सोल पे बाल आते नहीं है, बट इसका प्रयोजन कहा जाता है, जो रोम संजनन बोल के सुश्रुत संहिता में वर्णित है, रीग्रोथ ऑफ द हेयर जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में। इसके पश्चात और एक प्रयोग में आपको मुझे जो मिला है, बहुत अच्छे शास्त्र में हमारे वर्णित है, जिसको हम कहेंगे कासिस एंड लीव्स ऑफ नक्तमल। नक्तमल को जो टर्मिनोलॉजी है उसकी, तो कैसिसा फिशुला जिसको कहते हैं, हिंदी में अमलतास कहेंगे उसको, अमलतास। तो उसका एक पेस्ट बनाया जाए, जो जूस ऑफ कफित्त में उसका अच्छे से वो मर्ज हो, है ना। कासिस, लीव्स ऑफ नक्तमला, वेल पेस्टेड इन द जूस ऑफ कपित्ता। ये किसी भी प्रकार के हेयर डिसऑर्डर में, माना खास करके एलोपेशिया, जहां बाल बिल्कुल भी नहीं है, वहां आने के लिए उपयोगी पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो विरेचन कर्म है, विरेचन कर्म में हम बेसिकली अभयादि मोदक हम पेशेंट में यूज करते हैं। कालित्यान, खास करके जो खालित्य और पालित्य में जिसमें ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, कम उम्र में बाल सफ़ेद होना, जिससे विटिएटेड जो पित्ता है वो बाहर निकलने में मदद हो। इसके पश्चात संशमन। संशमन में तो अलग अलग रसायन और अभ्यंग लेप आते हैं। तो जैसे कि मैं जानता हूँ, संशमन चिकित्सा ये तो वैद्य का चॉइस है, और डिसीज की जो गंभीरता है उस पे सारा डिपेंड करता है। जैसे हम अभ्यंग में जो शिरो अभ्यंग के कुछ तैल है, उसमें भृंगराज तैलम, नीलिकादि तैलम, करंजादि तैलम, आप जानते होंगे जासवंत जो हिबिस्कस हम उसको कहेंगे, तो बल्लक आदि तैलम, जासवंत तैलम, बहुत सारे उसमें वर्णित है। उसके पश्चात आता है लेप। लेप में अगर आप पूछेंगे तो गुंजादि तैलम, धतुरादि, गुंजादि लेप, धतुरादि लेप, हस्तिदंत मशी लेप, बल्लक आदि भी लेप यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं
जैसे मैंने आपको अभी कहा, काशी शादी विथ कपित्त स्वरस, ये सबसे आसान तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव मैंने बहुत सारा आप लोगों से डिस्कस किया है, जिसमें जो रह जाता है वो है रोम अपहरण, जिसको हम कहेंगे डिप्लीशन। किस तरीके से हम जो एक्सेसिव हेयर्स को हम कम, मैंने आज तक अभी तक हेयर ग्रोथ के बारे में बताया, अभी डिप्लीशन के बारे में मैं आप साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो लोग यूज़ करते हैं वो तो सिंपल रेजर, सीजर और फोर्सेप के द्वारा भी निकाल पाते हैं। बट हम आपको एक ऐसी जो ऑयल से मैं अवगत कराता हूँ जो काफ़ी अभी किसी कंपनी ने शायद उसको पेटेंट भी कराया है। ऑयल ऑफ भल्ला तक एंड लैटेक्स ऑफ द स्नुई अगर हम इक्वली बालों पे लगाते हैं तो वहाँ से रोम सहनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, आज के लेक्चर सीरीज में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। मेरा ईमेल आईडी अगर आप जानना चाहते हैं तो vishwajit.rajput567@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर है 9130883428। तो मैं आप सब लोगों से ये विनती करता हूँ कि आज हमने जो मॉडर्न डिसीज़ देखे हैं उसका मैनेजमेंट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इसके बारे में बातचीत करूँगा। आप सब लोगों ने बहुत पेशेंस से मेरी बातें सुनी और इसके कारण मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और जिन जिन लोगों के प्रश्न हैं वो व्यक्तिगत रूप से मैं उसका आंसर भी दे दूँगा। धन्यवाद निरोग स्ट्रीट के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म का। और हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।